लास्ट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मैंने आपको करने के लिए दिया था, उसमें कहा गया था कि 11:40 की टाइमिंग दर्पण में देखने पर दिख रही है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? तो देखो, इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, 11:60 से माइनस कर देते हो 11:40 को या दिए गए समय को। तो जब इसको आप माइनस करोगे तो इधर 20 मिनट आएगा और 11 में से 11 को माइनस करोगे तो यहाँ 00 आएगा और ऐसी कोई टाइमिंग है नहीं। तो ये ध्यान रखना, जब कभी 00 आए तो समझ लो कि ये 12 बजे की टाइमिंग है। तो 12 का मतलब कितना हो जाएगा, 12:20, यानी कि सी ऑप्शन जो था वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। और ऐसा हम तब भी करेंगे जब हमें टाइमिंग 12:20 की दी हो। जैसे मान लो आपसे कहा जाता है कि 12:20 हो रहे हैं किसी घड़ी में, और अगर उसे हम दर्पण में देखें तो कितना समय होगा। तो अब इस दिए हुए समय को ना तो आप 12 बजे में से माइनस कर सकते हो और ना ही 11:60 से। तो आप क्या काम करोगे, इस 12 को जो है ना 00 लिख लो और ये 0020 हो जाएगा और फिर इसे हम 11:60 में से माइनस कर देंगे तो हमारा टाइम यही आ जाएगा 11:40, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आज की वीडियो में हम फिर से 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप देखना कि आपने कितने क्वेश्चंस अपनी मेहनत से बिल्कुल सही सही किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कहा गया है कि यह दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में होता है और क्या होता है, कहा है कि घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच की जो दूरी है वो 18 मिनट के अंतराल की है। तो आपसे पूछा है कि घड़ी कौन सा समय दिखाती है। तो देखो, जब कभी आपको ये पता चले कि इतने मिनट का गैप है तो आप ये सोचो कि मिनट की सुई की स्पीड क्या होती है। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से हमारी मिनट की सुई चलती है। तो 18 मिनट में वो कितना चलेगी, तो आप कहेंगे 18 की आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 18 छिंग 108 हो जाएगा, यानी कि 108 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम लगा देंगे 2/11 और इंटू A1 प्लस माइनस A2। जहां पर A1 क्या चीज है, A1 है हमारे पास जो पहला वाला टाइम दिया है उसमें 30 का मल्टीप्लाई करके, तो ये 90 आ जाएगा। और A2 क्या है हमारे पास, जो हमें टाइम दिया हुआ है, यानी कि 108 डिग्री का एंगल बना है ना, तो इसी एंगल की बात हो रही है। अब इन वैल्यूज को आप इसमें पुट कर दो तो क्या मिलेगा, 2/11 और ये हो जाएगा 90 प्लस माइनस 108। अब देखो, यहाँ पर निगेटिव के लिए अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो निगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसको हम सिर्फ पॉजिटिव के लिए सॉल्व करेंगे और पॉजिटिव के लिए सॉल्व करके ये क्या बन जाएगा, 2/11 और इंटू ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 198। 11 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स, 8 टाइम्स और 18 दूनी 36, यानी कि ये जो टाइमिंग आएगी ये 3:36 की टाइमिंग आएगी। तो 3:36 मुझे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में, तो सी ही इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने 8 ऐसे हैं जिनके ठीक बाद में 5 है। तो आप इसे डायरेक्ट काउंट कर सकते हो। देखो, यहाँ पर ये एक पेयर बनना है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 तो यहीं पर हो रहे हैं। फिर इसके बाद देखो 7, फिर ये 8, फिर ऐसे ही यहाँ पर है हमारे पास 9 और फिर उसके बाद में दिया है 10 और ये 11, 12 और फिर ये 13 और ये 14, यानी कि टोटल कितने पेयर बनेंगे, 14। तो 14 ही इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको दिखे तो आप उस वाले व्यक्ति से, उस वाले नंबर से स्टार्ट करो जो हमें दिया हुआ है। इसमें कहा ना कितने 8 ऐसे हैं, तो आप 8 मार्क करो और फिर उसके बाद में देखो कि उसके ठीक बाद में 5 है या नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये डायरेक्शन टेस्ट का है। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति एक बिंदु से उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करता है और 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर दौड़ता है। तो देखो, मैंने आपको बताया है कि ऊपर की साइड को जब हम जाते हैं तो ये उत्तर डायरेक्शन होती है, नॉर्थ होता है, और नॉर्थ में वो 3 किलोमीटर चला गया और फिर उसके बाद में बाएं मुड़ता है और कितने किलोमीटर जा रहा है, 7 किलोमीटर, तो ये 7 हो गया। फिर कहा है वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब देखो, यहाँ से जब ये बाईं मुड़कर इधर की साइड में आएगा तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो क्या चीज़ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 किलोमीटर है, तो आप ये सोचो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 किलोमीटर रहेगा, और क्योंकि ये मुझे 6 किलोमीटर बनाना है तो इसलिए मैं इसे 3 किलोमीटर आगे तक एक्सटेंड करूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए क्या कहा है, अंत में वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ेगा और 11 किलोमीटर चलेगा। तो अब देखो, यहाँ से 11 किलोमीटर जब मुझे इसे चलाना है तो ये तो 7 है ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक। अगर ये 7 है तो आप ये देखो कि यहाँ से इस लाइन के डॉटेड में यहाँ तक मिलाएं तो ये कितनी डिस्टेंस होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये 7 किलोमीटर होगी। तो इधर एक्स्ट्रा कितनी बची, 4 किलोमीटर, तो ये यहाँ तक हमने 4 ले ली, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो कि ये अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 6 था तो बीच में यहाँ तक कितना बचा होगा, 3 किलोमीटर। इसलिए ये जो हमें डिस्टेंस निकालनी है वो ये वाली डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की।
मतलब आपसे कहा गया है कि अब उसे प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए किस दिशा में और कितनी दूर चलना पड़ेगा। तो अब ये यहाँ से वापस रिवर्स आएगा। तो मैंने आपको सिखाया है कि ये जो एरो होता है ये किसे क्या बोलते हैं, इसको हम ऊपर मतलब नॉर्थ और पीछे की साइड मतलब वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, और डिस्टेंस हमें निकालनी है तो 3, 4 और 5 की क्या होती है, ट्रिपलेट। मैंने आपको सिखाया है कि 3, 4, 5 की ट्रिपलेट होती है। तो मतलब 5 किलोमीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट 5 किलोमीटर, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया है और बी ही इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर मिसिंग प्लेस पर आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखो ये ना बड़ी आसान सी सीरीज हमें दी हुई थी। यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक जा रहे हैं तो 8 का अंतर है, यानी कि 8 प्लस हुआ है। ऐसे ही 9 से 17 हो रहा है तो यहाँ पर भी देखो 8 प्लस हुआ है। अब इससे आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें कितना 16 का डिफरेंस दिख रहा है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस 16 हुआ है, और फिर से इससे अगले में भी कितना प्लस हुआ है, 16 प्लस हुआ है। तो फिर इसके बाद में देखो कि यहाँ से आगे कितना प्लस हुआ होगा, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से पता चलेगा कि ये 24 प्लस हो रहा है। तो मतलब इससे अगले वाले में भी कितना प्लस होना चाहिए, 24। मतलब आप क्या काम करो, 73 में 24 प्लस कर दो तो ये कितना बन जाएगा, 97। यानी कि बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि एक शब्द है नोट, और उसमें कहा है कि किन्हीं दो वर्णों को लेकर अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा सवाल है। इसमें आपसे क्या कहा गया है, एक एन है, एक ओ है और एक टी है। तो अगर हम पहले एन और ओ को लें तो एक बनेगा एन ओ और एक बनेगा ओ एन, और फिर उसके बाद में टी ओ को लें तो एक टी ओ बनेगा और एक ओ टी बनेगा, और फिर पहले और तीसरे को लें तो एक बनेगा एन टी और एक बनेगा टी एन। इसके अलावा तो और कोई वर्ड नहीं बनना है। तो अब आप ये देखो इनमें से कितनों के मीनिंग कुछ ना कुछ होते हैं। तो टी एन का कोई मीनिंग नहीं है और एन टी का कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे ही ओ टी का कोई मीनिंग नहीं है। तो टी ओ इसका मीनिंग होता है, एन ओ का भी होगा और ओ एन का भी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि 3। अब इस तरह के क्वेश्चंस और भी आप प्रैक्टिस करके रखो। कई बार ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स भी दे दिए जाते हैं, जैसे आपको डी डबल ई आर दे दिया जाएगा, है ना, और फिर कहेगा कि इन चारों को यूज़ करो और बताओ कि कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो इन्हें हमें सबको क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है, एक दूसरे से बदलना पड़ता है आगे पीछे लिखकर, और फिर देखना पड़ता है कि कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा या नहीं बनेगा। ये अच्छा सवाल है और ये पेपर में आया हुआ है आपके उत्तराखंड के ही किसी प्रीवियस ईयर में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या चीज़ दी है, टी से लेकर पी तक जाओ। तो टी से पी तक अगर मैं जाता हूँ तो मुझे एक ये साइन मिलता है और एक ये साइन मिलता है। तो दोनों में प्रायोरिटी किसको जाएगी, इसी को। यानी कि पी और टी के बीच में अगर ये वाला साइन होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, मतलब पहला गलत, दूसरा वाले में भी नहीं है तो ये भी गलत। अब तीसरे वाले को देखो, तो एस से आर तक जाना है। एस से आर तक जब हम जाएंगे तो रिवर्स में आ रहे हैं, और रिवर्स में आएंगे तो हमारे साइन उल्टे हो जाते हैं, मतलब इक्वल ऐसे हो जाएगा और ये जो लेस एंड इक्वल है ये ग्रेटर एंड इक्वल बन जाएगा। इन दोनों में प्रायोरिटी किसको जाएगी, इसी को, और यही हमें दिया है। इसका मतलब ये वाला तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ और चेक करो कि पहले और दूसरे में कहीं ईदर का केस तो नहीं बनेगा। तो देखो अगर कभी आपको ऐसा दिखे कि पी और टी के बीच में लेस भी है और इक्वल भी है, तो अगर कहीं पर अलग अलग दिए हैं पी लेस देन टी और दूसरा दिया है पी इक्वल्स टू टी, तो ये दोनों ईदर के केस में आ जाएंगे। मतलब या तो ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा। तो इसका मतलब ये दोनों ईदर में और तीसरा वाला बिल्कुल सही है। तो इसके लिए हम कौन सा आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन डी, कि तीसरा वाला तो करेक्ट है, और पहले और दूसरे में से दोनों में ईदर का केस बनेगा, या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ये कहा गया है कि कुछ वयस्क लड़कियां हैं और कुछ लड़कियां बुजुर्ग नहीं हैं। आपसे ये पूछा गया है कि कुछ वयस्क जो हैं बुजुर्ग नहीं हैं, ये सही होगा, या लड़कियां बुजुर्ग नहीं हैं, ये सही होगा। आपको बताना है कि कौन सा वाला विकल्प सही है। तो देखो वेन डायग्राम बनाने से पहले आप इसको देखो। मैंने आपको सिखाया है कि ये कुछ नहीं वाला जो स्टेटमेंट होता है, ये अगर अकेला कहीं पर आता है तो इससे कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता है। और सेकंड वाले को देखो, यही लिखा है कि लड़कियां बुजुर्ग नहीं है, लड़कियां यहाँ पर है, बुजुर्ग यहाँ पर है। तो ये तो दोनों मतलब सेम जैसे नहीं लग रहे आपको। अगर ये रीस्टेटमेंट आ जाता है ना, तो आप पहली बात तो इसको गलत कर दो, ठीक है, क्योंकि ये मान्यता नहीं होती है कि रीस्टेटमेंट सही हो, ठीक है। फिर भी कई बार ये डाउटफुल रहता है तो पॉसिबिलिटी में सही भी कर देते हैं कुछ लोग गलत भी कर देते हैं। मतलब एसएससी को अगर देखें तो वो इसको सही नहीं मानते हैं, और यूपीएससी वगैरह में देखें तो वहाँ पर इस तरह का स्टेटमेंट सही होता है, क्योंकि यही बात जो दे रखी है वही तो ये दे रखी है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इस केस में आप क्या आंसर मार्क करते हो और यहाँ पर ऑब्जेक्शन डलता है या नहीं डलता है।
फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग ये वाला स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमें कॉन्क्लूजन स्टेटमेंट में दिया ही है और उसी को हम कॉन्क्लूजन में लिख कर दे रहे हैं, तो रीस्टेटमेंट जनरली गलत होता है। बट अगर आप किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें इसको कर रहे हैं, तो भाई इसको सही कर देना। बाकी देख लेते हैं पहले वाले को। तो यहाँ वयस्क है और यहाँ पर बुजुर्ग है, तो वयस्क ऊपर वाले में है, बुजुर्ग नीचे वाले में है, तो यानी कि मुझे दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। और कंबाइन करने के लिए जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, इसको मैं रिवर्स में लिख लेता हूँ नो के साथ में। मतलब इसको हम लिखेंगे कि नो, और बुजुर्ग को मैं कह दे रहा हूँ ओल्ड लिख लिया यहाँ पर, और नो ओल्ड इज गर्ल। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। और पहला वाला जो लिखा है उसमें तो ऑलरेडी क्या लिखा है, सम, और वयस्क हो गए आपके एडल्ट, और लड़कियां इज गर्ल, है ना। ये हो गया। अब आपको ये पता है कि इन दोनों को अगर मुझे कंबाइन करना है, तो दोनों को कंबाइन करने के लिए इनमें कुछ कॉमन चाहिए, तो गर्ल से गर्ल कैंसिल भी हो जाएगा। और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसका सम वाला हिस्सा बच रहा है, तो केवल एक ही बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव सम के साथ, यानी कि पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए, कि केवल पहला वाला जो है वो सही है। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। उसमें ये कहा गया है कि एक पासे की दो स्थितियां आपको दी हुई हैं, बताइए 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखो, क्या इन दोनों में कुछ भी मुझे कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है और हमारे पास विकल्प में दिख रहा है कि ज्ञात नहीं कर सकते, तो वही हमारा आंसर है, हम उसी को मार्क करेंगे। लेकिन अगर इन केस ये वाली चीज़ आपको नहीं दिखती, तो फिर आप आंसर कैसे देते? ऊपर वाले को ऊपर के अपोजिट, लेफ्ट वाले को लेफ्ट के अपोजिट, और राइट वाले को राइट के अपोजिट। बट ये सिर्फ तभी करना है आपको जब ज्ञात नहीं कर सकते आपको विकल्प में ना दिखे। फिलहाल इसका जो आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन। मतलब इसका आंसर हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि इसमें टोटल कितने वर्ग हैं। तो देखो, मैंने आपको एक शेप सिखाई है ये वाली, ठीक है। इस तरह से प्लस बना हुआ हो और फिर ये आगे ऐसे इस तरह से एक्सटेंड है, और फिर ये आगे ऐसे इस तरह से एक्सटेंड है, ठीक है। तो इसमें आप काउंट करते हो तो कितने होते हैं? देखो, ये जो पहली वाली शेप है इसमें 5, ये दूसरी वाली शेप इसमें भी 5, और ये तीसरी वाली शेप इसमें भी 5। मतलब टोटल कितने हुए? 15। लेकिन इसमें से ये वाला जो है और ये वाला जो है, ये दो आपने 2 बार गिने होंगे, तो इसको 2 को हम माइनस कर देते हैं, तो ये कितने बच रहे हैं? 13। मतलब यहाँ जो बीच में आपको फिगर दी हुई है ये वाली इतनी, यहाँ से यहाँ तक की इतनी, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसमें टोटल कितने आ गए? 13 आ गए, है ना। तो 13 हमने पहले लिख लिए प्लस। अब इसके बाद में देखो, जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, यहाँ से कॉर्नर से ये वाली लाइन ऐड की, तो एक तो देखो ये बनेगा, ये मैंने हाईलाइट कर दिया एक, है ना। और फिर इसके बाद में एक बड़ा वाला बनेगा, ये 2, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको कि ये 2 हो गए, और एक सबसे बड़ा वाला, तो एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने कितने बना लिए? 3 बना लिए, ठीक है। ये 3 इसमें और प्लस कर दिए। अब प्लस दूसरी साइड से देखो, दूसरी साइड से किधर से? यहाँ से। जैसे ही मैंने ये इधर नीचे वाली लाइन ये ऐड की थी, तो यहाँ से देखो एक तो मुझे ये मिल गया, ठीक है, एक ये वाला, और एक इससे बड़ा वाला ये वाला, ठीक है, 2। अच्छा, तीसरे वाले को हम नहीं गिनेंगे क्योंकि उसको हमने पहले ही काउंट कर लिया था, तो इसमें 2 और प्लस हो जाएंगे, तो ये कितने हो गए? 16 और 2 18। यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। जो सबसे बड़ा वाला है वो हम इन 3 में गिन चुके हैं, इसलिए उसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका होमवर्क है। जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि यदि एक महीने का तीसरा दिन सोमवार है, तो आप बताइए कि निम्न में से कौन सा दिन इस माह की 21 तारीख से 5वां दिन होगा, ठीक है। और कमेंट करके नीचे फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस के साथ।